हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं 5 मार्च की करंट अफेयर्स। चलिए, तो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी बोला है कि जो विधि निर्माता होते हैं उनको अगर सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में उनको कोई उन्मुक्ति नहीं मिल सकती है। हम जानते हैं कि उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल में उनको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर इस मामले में उनके खिलाफ कुछ भी होता है रिश्वत लेने के मामले में, तो फिर उनको उस मामले में विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। तो बहुत बड़ा निर्णय है ये, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझें, ठीक है। तो इन्होंने जो पीवी नरसिम्हा राव वाला मामला था वहां पर ऐसा बोला था कि नहीं नहीं, वो इसमें अपने आप में स्वतंत्र है। तो एक बार पहले हम पीवी नरसिम्हा राव से शुरू करते हैं, उसके बाद में अभी क्या बोला है वो हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो पीवी नरसिम्हा राव पंजाब बनाम राज्य में इन्होंने बोला था। इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में मत देने के लिए रिश्वत ली थी। समझ में आ गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों पर लगा था, उन्होंने बोला था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 से बहुमत से अपना निर्णय सुनाया था और कहा था कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति सदन व विधानमंडल में किसी भी भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से भी संरक्षण देते हैं। कि चाहे अगर वो वोट लेने के लिए या भाषण देने के लिए अगर कुछ रिश्वत भी लेते हैं तो उसको भी आपराधिक मुकदमे से संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अभी इसी मामले को इन्होंने पलट दिया है। अब आप न्यूज पढ़िए। हाल ही में सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद 2024 में 7 न्यायाधीशों की, देखो पहले कितने न्यायाधीश थे? 5। तो हम जानते हैं कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला आता है तो उसको किसी बड़ी बेंच से स्पष्ट किया जाता है। तो 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव वाले मामले में दिए अपने निर्णय को रद्द कर दिया है। कुछ इसमें क्या बोला है कि रिश्वत के लिए उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती कि भैया रिश्वत ले हुए तो हम छोड़ेंगे नहीं। रिश्वत लेने के आरोपी चाहे वो सांसद हो या विधायक को संसद के अनुच्छेद 105 194 के तहत अभियोजन में किसी भी तरह से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 105 और 194 क्या कहता है? तो ये कहता है कि 105(2) में प्रावधान किया गया है कि संसद में सांसद द्वारा कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन वोट अगर तुम रिश्वत लेके कर रहे हो तो अब की जाएगी। ऐसा किसने बोला है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ऐसे ही 194 भी कहता है कि विधानमंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी भी बात या डाले गए वोट के खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन वही बात है कि अब करेंगे। दोहरा परीक्षण, 2-fold टेस्ट क्या होता है? एक सांसद या विधायक द्वारा विशेषाधिकार का दावा निम्नलिखित दोहरे परीक्षण के द्वारा निर्धारित होगा कि क्या कि दावा किया गया विशेषाधिकार सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए और इसकी आवश्यकता एक विधि निर्माता के अनिवार्य कर्तव्यों से निर्वहन संबंधित होनी चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? तो क्रिमिनल कोर्ट्स विधि निर्माताओं के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले की सुनवाई से इसलिए बाहर नहीं रखा गया उनके द्वारा सुनवाई को सदन अवमानना के अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन मान सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों का दायरा उद्देश्य विधि निर्माताओं को बिना किसी भय और बोलने के लिए सुरक्षा। तो भाई संसदीय विशेषाधिकार किसके लिए लाए थे? कि बिना भय के मतदान करें, सुरक्षा मिले। इसके लिए थोड़ी ना लाए थे कि तुम रिश्वत लो। मतदान करने संबंधी सुरक्षा वाले प्रावधान निम्नलिखित पर भी समान रूप से कि वो राज्यसभा के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन पर भी क्या बोलते हैं? प्रावधान लागू होते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इन्होंने अपना जो पहले वाला जो मुद्दा था उसको अब इन्होंने रद्द करके अगला वाला एक वाद दिया है और इसमें इन्होंने बोल दिया है ये। चलिए, तो पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली न्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का पटना बिहार में उद्घाटन। तो पहली बात तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बना है कहां पर बना है? तो बिहार में बना है। बिहार में भी कहां पर? पटना में, ठीक है। और ये अध्ययन के प्रति समर्पित एशिया में अपनी पहली तरह का संस्थान होगा। तो ये अध्ययन करेगा कि भाई कैसे उनको डॉल्फिन को बचाया जा सके और शोधकर्ताओं के लिए विमर्श और अनुसंधान के रूप में ये नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। अभी गंगा डॉल्फिन हो क्या? ये तो पहली बात तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखना, ठीक है। फिर ताजे जल की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है और दुनिया में बहुत सारी ताजे जल की डॉल्फिन पाई जाती है, उनमें से गंगा डॉल्फिन भी एक है। कहां पर पाई जाती है? ये तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी प्रणाली, ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश में है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश की जो कर्णफूली सांगू नदी प्रणाली में ये पाई जाती है, ठीक है। एंडेंजर्ड है ये, आयुसीएन स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड। बाकी सब में फर्स्ट में ही है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और साइट्स में भी है, ठीक है। कुछ विशेषताओं के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यूपीएससी, तो हमें वो भी देख लेनी है।
इसे स्थानीय रूप से सूस के नाम से जाना जाता है, सू बोला जाता है। ये सांस लेने के दौरान ऐसी उच्चारण वाली ध्वनि नाम उच्चारण करती है, जैसे अलग अलग जानवर अलग अलग ध्वनि निकालते हैं ना, उसी प्रकार से ये इसी प्रकार की ध्वनि निकालती है। ये ध्यान रखना, ये दृष्टिहीन होती है, ये इकोलोकेशन की मदद से स्वीकार करती है। अब ये इकोलोकेशन क्या होता है भाई, तो इसमें ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। जब ये ध्वनि तरंगे आसपास की किसी मछली या शिकार से टकराती है तो ये तरंगे वापस प्रतिध्वनि के रूप में वापस आकर मस्तिष्क में उस जीव का प्रतिबिंब निर्माण कर देती है। इस प्रकार डॉल्फिन उन मछलियों आदि का शिकार कर लेती है कि यहाँ से क्या बोलते हैं, ये तरंगे गई और यहाँ पर अगर कोई जीव था तो उससे टकरा करके वापस डॉल्फिन के पास में आएगी और फिर वो समझ जाएगी कि भोजन रेडी है साहब। चलिए, डॉल्फिन अक्सर अकेले या छोटे समूह में पाई जाती है। आमतौर पर एक माता डॉल्फिन अपने डॉल्फिन संतान के साथ रहती है। मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से बड़ी होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। मादा डॉल्फिन नल डॉल्फिन से बड़ी होती है। हर 2 से 3 साल में केवल एक ही संतान को जन्म देती है, तो फर्टिलिटी रेट बहुत कम है भैया। इसके संरक्षण के लिए हमने कुछ प्रयास भी किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया था 2021 में। इनके पर्यावासों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, याद रखना विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, बिहार में। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम योजना हमने 2022 से 2047 शुरू किया है और घोषणा पत्र भी एक जारी किया गया है वैश्विक स्तर पर। तो ये बात कर ली हमने डॉल्फिन की। अगली बात करते हैं, कलक्कम तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, में कोर लोडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अब देखते हैं हम, सबसे पहली बात तो हम यही कर लेते हैं कि भारत में 3 चरण वाला क्या बोलते हैं परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, और इसकी जो नींव थी ना, वो हमारे जो देश के सबसे बड़े मतलब स्टार्टिंग के साइंटिस्ट माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो अगर हम बात करें, डॉक्टर होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए 3 चरण वाले ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। चरण 1 क्या बोलता है, तो इसमें जो भारी जल था, भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें जो भारी जल होता है, ठीक है, जो भारी जल होता है वो क्या करेगा, भारी जल इसमें क्या करेगा, रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसमें यूरेनियम का तो यूज हो गया, यूरेनियम का तो क्षय हो गया और प्लूटोनियम यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये प्राकृतिक यूरेनियम। और फिर चरण 2 में क्या करते हैं, इसमें ईंधन के रूप में MOX का यूज किया जाता है और यहाँ पर PU फुल्ड फिस्ट PFFB। ठीक है, और फिर चरण 3 में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर थोरियम, इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का यूज किया जाता है। थोरियम यूरेनियम में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। बाकी ये आप लोगों ने अपनी रूटीन क्लासेस में भी हम पढ़ ही लेते हैं। अब देखते हैं, तो कोर लोडिंग क्या होता है। अभी न्यूज जो हमने देखी थी, कोर लोडिंग दरअसल क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का पहला तरीका है। ठीक है, तो कोर लोडिंग क्रिटिकलिटी प्राप्त करने का पहला तरीका है। इसके बाद परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो कोर लोडिंग के बाद से ही हम परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन शुरू कर पाते हैं। कोर लोडिंग की प्रक्रिया में रिएक्टर, कंट्रोल, सब असेंबली की लोडिंग, फिर इसके बाद ब्लैक सब असेंबली और फ्यूल सब असेंबली चरण शामिल होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिकलिटी का आशय विखंडन प्रक्रिया रिसाव या अवशोषण द्वारा लुप्त न्यूट्रॉन की भरपाई के लिए पर्याप्त न्यूट्रॉन बनाती है ताकि विखंडन की प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे। तो क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है कि जो विखंडन प्रक्रिया होती है इसकी, तो उसमें रिसाव के दौरान या अवशोषण के दौरान अगर कोई न्यूट्रॉन की भरपाई के लिए न्यूट्रॉन बन जाए। दुर्घटना की रोकथाम के लिए होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। PFBR की क्षमता 500 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। इस रिएक्टर से बिजली उत्पादन भारत के 3 चरणों वाले कार्यक्रम के चरण 2 का शुरुआत का प्रतीक होगा। तो अभी हम कौन से चरण में आ चुके हैं, चरण 2 में आ चुके हैं। इसका निर्माण भारतीय नाभिक विद्युत लिमिटेड भावी ने अन्य संस्थानों के साथ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करें तो तीसरी पीढ़ी का उन्नत परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, यह विखंडनीय सामग्री प्लूटोनियम का यूज करता है, यानी परमाणु ईंधन का खपत से अधिक उत्पादन के लिए डिजाइन किया जाता है और इसके अंदर यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, इसलिए इसे ब्रीडर कहा गया है। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, एक ध्यान रखना, ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक रासायनिक तत्व का दूसरे रासायनिक तत्व में उत्पादन। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया के बाद यूरेनियम 233 में रूपांतरित, तो थोरियम किस में यूज हो रहा है, यूरेनियम में। इसी को क्या, थोरियम यूरेनियम में चेंज हो रहा है, यही क्या है, ट्रांसम्यूटेशन। शीतलक के रूप में लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है। लाभ क्या है इसके, तो पैसिव सेफ्टी रिसर्च,
चालू होने के बाद फास्ट ब्रेडर रिएक्टर से वाणिज्यिक रूप से ईंधन उत्पादन करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश होगा, ऐसा पहला देश है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से वाणिज्यिक रूप से ईंधन प्राप्त करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। हाँ भाई, अब एक और सीजीआई से रिलेटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है हमारे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जिला अदालतों में जमानत याचिका अस्वीकार करने के मामलों में चिंता प्रकट की है कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, जमानत तो लोगों का बहुत अच्छा अधिकार है। सीजीआई ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को जमानत देने से मना करने की आदत बढ़ रही है। यह भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 के तहत, तो कोई पूछ ले जमानत में कौन सा अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद 21 वाला, ठीक है। इस आदत के कारण उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दायर अपीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भाई यहां नहीं दोगे तो हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि चच्चा विधायक है हमारे। चलो, ये प्रवृत्ति न्यायशास्त्र के चिरकालिक सिद्धांत की भी अनदेखी है। इस सिद्धांत के अनुसार जमानत नियम है, जेल अपवाद है। बहुत सुंदर लाइन है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, कि भाई हमें जमानत देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बालिया मामले में सिद्धांत का उल्लेख किया था, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। कितनी सुंदर लाइन है ना। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि सुनवाई के दौरान आवश्यक होने पर अभियुक्त मौजूद होगा, तो उस अभियुक्त को हिरासत में रखना अनिवार्य नहीं है। जमानत क्या होती है? तो भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अभी ये आया है आईपीसी की जगह, आप लोगों को पता ही होगा। जमानत से आज से किसी अपराध के आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी हिरासत में बेल देने से है। हालांकि यह बेल उस अभियुक्त के द्वारा एक जमानत बॉन्ड जमा कराने के बाद निर्धारित शर्तों के तहत दी जाएगी। यह मानव मूल्यों की दो बुनियादी अवधारणाओं का समावेश सुनिश्चित करती है। आरोपी व्यक्ति अपनी दैहिक स्वतंत्रता का लाभ उठाता है और लोकहित में भी होता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि अदालतों में मामलों के स्थगन, एडजॉर्नमेंट की संस्कृति बढ़ रही है। इस मुकदमे लंबे समय तक चलते रहते हैं और लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ती रहती है, तारीख पर तारीख। चलो, तो अब बीएनएसएस में उल्लेखित प्रमुख प्रकार की जमानतें, अब कुछ प्रकार की जमानतें भी होती है भाई, जमानतों के भी प्रकार होते हैं। जमानत योग्य अपराधों में जमानत, इसे अभियुक्त को कुछ शर्तों पर जमानत दी जाती है। यदि किसी आरोपी या विचाराधीन व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा बिता लिया है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है। कोई व्यक्ति है, उसने आधा हिस्सा बिता लिया हो या 1/3 हिस्सा, दोनों के लिए केसेस अलग अलग हैं, ध्यान रखना। गैर जमानत योग्य अपराधों में रिहा किया जा सकता है कि यदि किसी को जमानत बॉन्ड पर, लेकिन अगर किसी को आशा है कि ये एक गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। आईडीएक्स फ्रेमवर्क के तहत एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद अदिति योजना शुरू किया। तो अभी हमने एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद अदिति योजना शुरू की है। कौन से मंत्रालय की है? तो रक्षा मंत्रालय की है। प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप फेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकास करना। वित्तीय सहायता 25 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट का 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। शामिल प्रौद्योगिकी में ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन भारत में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण सुविधाएं नहीं है। कौन कर सकता है इसको? तो ऐसे स्टार्टअप्स जो क्या बोलते हैं, डीपीआईआईटी की परिभाषा के दायरे में आते हैं, या जो कंपनी अधिनियम के तहत है, या कोई एमएसएमई अधिनियम 2006 के रूप में परिभाषित है। ठीक है। टेक्नोलॉजी वाच टूल, इसे आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं के लिए विकसित किया गया है। योजना अवधि 2023 से। अच्छा, अभी हमने आईडीएक्स देखा तो आईडीएक्स क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो आईडीएक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का कामकाजी फ्रेमवर्क है। डीआईओ कंपनी अधिनियम 2000 की, अच्छा ध्यान रखना है, कंपनी अधिनियम के तहत गठित है। डीआईओ का गठन हिंदुस्तान हेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। आईडीएक्स डीआईओ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के विजेता को 1.5 करोड़ रुपए तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि परियोजनाओं को लागत और स्टार्टअप्स द्वारा समान राशि के आधार पर दी जाती है। युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए आईडीएक्स को आईडीएक्स प्राइम के रूप में विस्तारित किया गया है और अब इसकी सहायता अनुदान को 1.5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। अच्छी न्यूज है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ई किसान उपज निधि लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ई किसान उपज निधि लॉन्च की है। तो ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक डिजिटल गेटवे पहल है। तो ई किसान उपज निधि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक डिजिटल गेटवे पहल है। तो जो ई किसान उपज निधि है, ये ध्यान रखना किसकी है? वेयरिंग हाउस है डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की। इसका उद्देश्य किसानों को
वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकृत गोदामों में रखे गए उनके अनाज के स्टॉक के बदले फसल कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने में मदद करना। ये ऋण इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट्स के बदले में दिए जाएंगे। देखो क्या होता है ना, मैं बताऊँ। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास में 100 क्विंटल अनाज था, समझ में। अब मेरे को उस समय नहीं लगा तो मैंने सरकार के गोदाम में रख दिया, बट मेरे को पैसों की जरूरत है। तो ये गोदाम वाला मेरे को क्या देगा, एक रिसिप्ट दे देगा, एक पर्ची दे देगा कि भाई उस वो बोल देगा कि हाँ इसका 100 क्विंटल माल रखा है। तो अब मेरे पास में है तो मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक उस पर्ची के बदले में मेरे को क्या दे देगा, लोन। यही है। चलो, तो WDRE के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी 2010 में। कार्य क्या है, पंजीकृत गोदामों के माध्यम से कमोडिटीज के लिए एक नेशनल वेयरहाउस रिसिट प्रणाली स्थापित करना, व्यापार का प्रमुख साधन बनाना, बदले ऋण की सुविधा प्राप्त करना, बैंकों को सही लोगों को अधिक ऋण में प्रदान करना। ठीक है, निगम तय करता है, ये ध्यान रखना। भारतीय खाद्य निगम, नफेड, राष्ट्रीय बागवानी का बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सेंट्रल पुल स्टॉक में WDRA को पंजीकृत गोदामों में रखा जाएगा। वेयर हाउस रिसिट्स क्या होती है, किसी व्यक्ति उत्पाद जारी रसीद है और इस रसीद के बदले क्या बोलते हैं, वो आराम से वो ले सकता है। ANWRA को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2017 में लॉन्च किया था। तो इसी के साथ में हमारी बड़ी न्यूज़ कवर होती है। अब बात करते हैं छोटी न्यूज़ की। तो कुलशेखरम पट्टिनम स्पेस पोर्ट, तो अभी क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो तमिलनाडु के तूतीकुड़ी में कुलशेखरम पट्टिनम स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। अब स्पेस पोर्ट समझ में आ रहा होगा कि ये स्पेस से काम करेगा। अब देखो हमारा क्या बोलते हैं, अभी आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहां पर हम क्या बोलते हैं, अभी लॉन्च करते हैं। लेकिन जो कुलशेखरम स्पेस पोर्ट है इसको नया डेवलप किया है, किसके लिए, जो हमारे SSLV होंगे, लघु स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित है। ठीक है, रॉकेट्स को दक्षिण दिशा की ओर अधिक लॉन्च किया जा सकेगा। श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से पहले पूर्व दिशा की ओर लॉन्च किया जाता था, फिर बाद में दक्षिण की ओर मुड़ता था। अच्छा देखो मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा इसलिए था क्योंकि आप देखोगे ना तुम्हारे इंडिया का जो मैप है उसके नीचे वो है, क्या बोलते हैं उसको, श्रीलंका। तो जब उसको लॉन्च किया जाता था श्रीहरिकोटा से, तो वो इस क्या बोलते हैं उसको ऐसे घुमा करके लेके जाना पड़ता था। नहीं तो अगर हम इस क्या बोलते हैं ब्लू वाले रेड मार्क से जाते तो बीच में श्रीलंका आता था, इसलिए। लेकिन ये वाला थोड़ा इधर है, तो अगर हम इसको इधर से, तो यहाँ पर तो बीच में श्रीलंका आएगा ही नहीं। तो एक बार आप ये रेड वाला देखना, तो ये रेड तो आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से यही है। चलिए, श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से रॉकेट को पहले पूर्व दिशा की ओर लॉन्च किया जाता था, और क्योंकि श्रीलंका के, लेकिन कुलशेखरम से उपग्रह प्रक्षेपण में कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। इसरो के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्सन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के निकट भी स्थित है, और इससे क्या बोलते हैं, हमें चीज़ों परिवहन में भी कमी आएगी। तो कुलशेखरम स्पेस पोर्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति कौन होते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में राहत शिविरों में वोट डालने के लिए मणिपुर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक योजना अधिसूचित की है, कि जो राहत शिविरों में वोट डालने के लिए जो मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं उनके लिए इस कदम से अपने मूल निवास स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। अब IDP लोग होते क्या हैं, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार IDP ऐसे लोग होते हैं जो सशस्त्र संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, आपदा के कारण अपना घर छोड़ देते हैं, हालांकि वे अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर नहीं जाते। ये ध्यान रखना। मतलब जैसे मान लो कि कोई इंडिया का व्यक्ति है और वो राजस्थान में रहता था, लेकिन राजस्थान में पड़ गया भयंकर कुछ भी हो गया, नाम नहीं लेते हैं कुछ भी चीज़ का, तो वो राजस्थान से चला करके गुजरात में चला गया और वहाँ टेंट में रहने लग गया। बहुत सारे लोग चले गए, वही नहीं बहुत सारे, तो वो क्या हो गए, IDP हो गए। ठीक है, लेकिन याद रखना वो पाकिस्तान चला जाएगा तो फिर काम खत्म है। ठीक है, तो IDP फिर वो इलीगल हो गया। IDP के सामने आने वाली आम आबादी की तुलना में उच्च मृत्यु दर होती है, शारीरिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, पर्याप्त आश्रय का अभाव, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अगली न्यूज है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को हिसार में उद्घाटन किया। यह इस्पात के संधारणीय उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का हिसार हरियाणा में, ठीक है, यह इस्पात के संधारणीय उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। तो जो ये स्टेनलेस स्टील उद्योग है ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। यह रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर पैनल से युक्त दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी है। तो यह भी ध्यान रखना, यह अत्याधुनिक ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी है। 2700 मीट्रिक टन तक कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। गैस निर्यातक देशों का मंच, आज की सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
जो क्या बोलते हैं गैस निर्यातक देशों का जो मंच है का 7वां शिखर सम्मेलन अल्जीरियस घोषणा पत्र अपनाने के साथ में हुआ। इस घोषणा पत्र का लक्ष्य है प्राकृतिक गैस का एक वहनीय और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना तथा सखत प्राकृतिक गैस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसका मुख्यालय याद रखना तो GFA मुख्यालय दोहा में है। अंतर सरकारी संगठन है। विश्व के प्रमुख गैस निर्यातक देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, त्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुला। याद रखना भारत ना तो इसका सदस्य है ना ही पर्यवेक्षक। यह मंच गैस के उत्पादकों उपभोक्ताओं के बीच सार्थक संवाद के लिए तंत्र निर्धारित करता है। गैस बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बस यही ध्यान रख लेना भाई कि भारत इसका सदस्य नहीं है। अगली न्यूज, भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 आप लोग जानते होंगे किससे रिलेटेड है वो, ठीक है। रिट वगैरह हम जाहिर कर सकते हैं उससे। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी जा सकता है लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 191A क्या बोलता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण धार्मिक की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो वह बाद में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर किसी व्यक्ति ने 191A का या आर्टिकल 25 का मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उसको आर्टिकल 32 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा बाद में। तो आर्टिकल 191 वाक और अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 ये क्या बोलते हैं, धर्म के मानने की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 32 हमें पता ही है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का व्यापक मूल क्षेत्राधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। न्यायालय संबंध में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट आर्टिकल 226 याद आ रहा होगा आपको। प्रोजेक्ट सी बर्ड चरण सेकंड ए की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। प्रोजेक्ट सी बर्ड का उद्देश्य भारतीय नौसेना द्वारा 1986 में कारवार कर्नाटक में तीसरे प्रमुख नौसैनिक अड्डे की स्थापना की मंजूरी से है। तो ध्यान रखना हमें, प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का जल्दी से उद्घाटन किया जाएगा। संबंध भारतीय नौसेना द्वारा 1986 में तीसरे प्रमुख नौसेना की अड्डे से हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण 2011 में शुरू हुआ था। 10 जहाजों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और पर्यावरण मंत्रालय के तहत इसका चरण सेकंड है। IGBC उद्योग भारतीय परिसंघ का हिस्सा है। 2025 तक भारत को संधारणीय बिल्ट एनवायरनमेंट में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने वाली अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ड्राई आइस, हाल ही में गुरुग्राम के एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद लोगों ने को गलती से माउथ फ्रेशनर की जगह शुष्क पुफ खाने को दे दी। इसके बाद लोगों को तो भाई माउथ फ्रेशनर की जगह उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राई आइस दे दी। तो ड्राई आइस क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ड्राई आइस। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्म करने पर यह पिघलकर तरल रूप से नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको जब ड्राई आइस को हम गर्म करते हैं तो ये गर्म करने से लिक्विड में नहीं बदलती, सीधी किस में बदल जाती है, गैस में। तो अगर कोई जो सॉलिड होता है, सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं सब्लिमेशन। आप लोगों ने साइंस में पढ़े होंगे, ऊर्ध्वपातन और ऐसी चीजें। इसका निर्माण गैसीय CO2 को संपीड़ित और ठंडा करके किया जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अस्पताल, क्लिनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक सफाई, थिएटिकल, इसमें इनका यूज किया जाता है। स्वदेशी कोयला उत्पादन में वृद्धि, इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत में कोयला उत्पादन जो 2004-05 में 382.6 मिलियन ट्रक था, अब 3.19 मिलियन ट्रक हो गया है। इसके 1000 और 2023 में 1000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड है, देश के स्वदेशी कोयला उत्पादन और आपूर्ति में 80% का योगदान करता है। मौजूदा प्रणाली के तहत CIL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादन विद्युत क्षेत्र की अधिसूचित कंपनियों पर कोयला की आपूर्ति करती है। ध्यान रखना, हमारा अभी 893 हो गया है। मेक्सिको, ये देखो यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। इधर USA है। चलिए, रिपोर्ट्स के अनुसार मेक्सिको सिटी में भी डे जीरो की स्थिति बन गई है। डे जीरो स्थिति में पानी केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही दिया जाता है। ये ध्यान रखना, डे जीरो क्या होता है, तो पानी केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही दिया जाता है। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलीज और ग्वाटामेला, कैरेबियन सागर, मेक्सिको खाड़ी, प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर में शामिल है ही संघीय। पिकोडो, रियो ग्रांडे नदी याद रख लेना, कोलोराडो रिवर याद रख लेना, सोनोरन मरुस्थल याद रख लेना। ये तीनों चीजें याद रखना, रियो ग्रांडे रिवर, कोलोराडो नदी, सोनोरन मरुस्थल। चलिए, इसी के साथ में हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। धन्यवाद आप सभी का। कीप वॉच इट डेली। थैंक यू।